लखनऊ के पुलिस स्टेशन नाका में एक एफआईआर नंबर 106 ऑफ 2016 सेक्शन 376 506 आईपीसी में दर्ज करवाई गई। उसमें लिखा था, मेरी बेटी रमा उम्र 25 वर्ष दिल्ली में कोचिंग करती थी। आरोपी ने शादी के नाम पर उसका शारीरिक शोषण किया है। आरोपी दिल्ली में आईआईटी कोचिंग क्लासेस चलाता था। रमा के घर वालों ने शादी से मना किया तो रमा व आरोपी ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद आरोपी रमा को अपने पैतृक घर सीतापुर ले गया और 22/4/2015 में उसको वहीं अपने पैतृक घर में छोड़कर दिल्ली वापस आ गया। 27/5/2015 यानी कि उनकी शादी के लगभग 3.5 महीने के बाद लड़की के पिता ने उपरोक्त कंप्लेंट पुलिस में दे दी थी। यह एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने अपने एफआईआर और उससे संबंधित समस्त प्रोसीडिंग्स की क्वेश्चन के लिए एक रिट पिटीशन दायर की, जिसमें जजमेंट 7/12/2016 की मार्फत हाई कोर्ट ने कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया। इस प्रोसीडिंग्स में जो हाई कोर्ट के सामने हुई, पहले पुलिस क्षेत्राधिकारी ने एफिडेविट फाइल किया था कि उन दोनों की शादी का सर्टिफिकेट जेन्युइन है तथा आरोपी ने शिकायतकर्ता युवती को अपने पास मैट्रिमोनियल आवास में बुलाने के लिए सेक्शन 9 HMA का मुकदमा दर्ज किया हुआ है और उस मुकदमे की अभी पेंडेंसी चल रही है। हाई कोर्ट के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने केस फाइल को देखा। फाइल में एक लीगल नोटिस लगा हुआ मिला जो शिकायतकर्ता युवती रमा के वकील साहब ने आरोपी को भेजा था। इस लीगल नोटिस के शुरुआत में लिखा था, पहले और दूसरे पैराग्राफ में, श्री सिंह, एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके पुत्र आरोपी ने 16/2/2015 में वैदिक रीति रिवाज से मेरी मुवक्किला रमा के साथ आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया है। दूसरी बात लिखी थी, 16/2/2015 से 21/4/2015 तक आपका पुत्र व मेरी मुवक्किला लखनऊ तथा दिल्ली में पति पत्नी के रूप में साथ रहे हैं। इस लीगल नोटिस में रमा की तरफ से आगे लिखा गया था कि उसको मैट्रिमोनियल आवास से इसलिए निकाल दिया गया था कि आरोपी के पिता को 50 लाख रुपए के दहेज की दरकार थी, जो कि मुवक्किला रमा नहीं दे पाई, इसलिए उसको उस मैट्रिमोनियल आवास से बाहर निकाल दिया गया था। इस नोटिस के मिलने पर आरोपी ने एक पिटीशन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कोर्ट में दाखिल कर दी थी। वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने चलने वाली कार्रवाइयों के दौरान भी ट्रायल कोर्ट में चलती रही। वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम एफआईआर वाली शिकायत को देखते हैं तो इसमें मामले को दूसरे रूप में लिखा हुआ दिखाया गया है। इसमें शादी के झूठे वादे के आधार पर शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप है। इसमें आर्य समाज विवाह सर्टिफिकेट को फर्जी बताया गया है। दूसरी ओर स्वयं युवती के द्वारा दिया गया घटना का विवरण है, जिसमें वह आरोपी के साथ अपने विवाह की बात को एडमिट करती है। क्योंकि एडवोकेट के मार्फत कही गई बात वस्तुतः उस ही व्यक्ति की होती है। युवती ने 16/2/2015 को युवक के साथ हुई अपनी शादी की बात को लीगल नोटिस के मार्फत एडमिट कर लिया है। आज का केस है अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्रिमिनल अपील नंबर 32 ऑफ 2024। यह SLP क्रिमिनल नंबर 147 ऑफ 2017 में अराइज हुई थी। इसे जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस पंकज मिठाल की बेंच ने 3 जनवरी 2024 को पास किया था। हमारा मेंबर बनने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाकर मेंबरशिप फीस देनी होती है। आपकी मेंबरशिप आजीवन होती है। फीस देने के बाद जब आप फीस का स्क्रीनशॉट हमें भेज देते हो तो हम आपसे नाम, पता वगैरह और केस के दस्तावेज वगैरह की जानकारी लेते हैं। उसके बाद हमारे टीम एडवोकेट्स आपको एक फ्री यानी मुफ्त प्राइमरी कंसल्टेशन देते हैं। आपके केस की कानूनी स्थिति आपको समझाते हैं और हमारे व आपके सहयोग का कारवां आगे चल निकलता है।
युवक के खिलाफ उपरोक्त एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद युवती ने अपने स्टेटमेंट इस क्रिमिनल केस में रिकॉर्ड करवाई थी। उसमें उसने कहा कि आरोपी ने 4/12/2000 को यानी कि मंदिर में हुई उनकी शादी से पहले एक होटल में जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। यह वही आजकल का ट्रेंड है जो शिकायतों में चलाया जा रहा है, जिसके मुताबिक आरोपी के ऊपर कम से कम एक ऐसा आरोप लगाया जाता है जिससे आरोपी की गिरफ्तारी हो जाए। यह फॉल्स एलिगेशन का कारण और परिणाम दोनों होता है। इस वर्तमान केस में कहा गया कि आर्य समाज मंदिर में शादी हुई तो वहां कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। शिकायत में आगे कहा गया कि मंदिर में शादी के बाद वे होटल चले गए और वहां 19 तारीख तक रुके। इसी तरह मार्च में भी आरोपी के साथ 3-4 दिन होटल में रहने का आरोप लगाया गया था। हालांकि आरोप है कि 2015 के अप्रैल अंत से दोनों पक्षों की कुछ कहासुनी हो गई। युवक ने उस युवती के फोन उठाने बंद कर दिए। इसके बाद युवती के पिता ने एफआईआर दर्ज करवा दी और युवक गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, जहां से उसकी एफआईआर को निरस्त करने की याचना को ठुकरा दिया गया। हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया और अब वह युवक हमारे सामने है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अब हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 सप्लीमेंट्री 1 SCC 335 का हवाला दिया था। आपको याद होगा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल अपने आप में एक लेजेंडरी केस है और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में, एफआईआर को क्वेश करने के बारे में यह अपने आप में भारतीय जुडिशरी में एक मील के पत्थर की तरह से ट्रीट किया जाता है। आपको जब भी मौका मिले आप इस केस को अवश्य पढ़ें। यहां सुप्रीम कोर्ट ने भजनलाल वाले केस के बारे में कहा कि हमने उसमें उन केसेस के बारे में बताया था जिनमें क्वेश्चनिंग किया जाना कानूनी रूप से संभव होता है। इंडियन लीगल सिस्टम उन क्वेश्चनिंग के सिद्धांतों का विस्तृत रूप अपनी पुराने वीडियोज में बता चुका है, इसलिए यहां पर एक संक्षिप्त रूप बताते हैं ताकि आप लोग इस कसौटी का मर्म समझ सको और जब चाहो इसको उंगलियों पर गिनकर अपने साथियों के साथ और अपने क्लाइंट्स के साथ इसके बाबत चर्चा कर सको। इसका संक्षिप्त रूप ये 4 सिद्धांत हैं। पहला, यह देखिए कि क्या शिकायत में दिए गए आरोपों के द्वारा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, क्या एफआईआर में लिखे शब्दों से कॉग्निजेबल ऑफेंस तो बनता दिखाई नहीं देता है, लेकिन उससे एक इंक्वायरी किए जाने की आवश्यकता तो दिखाई देती ही है। तीसरा पॉइंट है, क्या एफआईआर तथा उसके मटेरियल से फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आधार बनता हुआ दिखाई देता है। और चौथा पॉइंट है, क्या एफआईआर तथा पूरे मामले के सबूतों को देखने से ऐसा लगता है कि यह केस वैर या दुर्भावना के आधार पर दर्ज करवाया गया है। यदि इनमें से पहली और चौथी परिस्थिति में संबंधित एफआईआर है तो उसको और उसके साथ जुड़ी हुई प्रोसीडिंग्स को क्वेश किया जा सकता है। वर्तमान केस अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी युवक या युवती के बीच में कंसेंसुअल सहमतिपूर्ण संबंध थे जो शादी तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे नोट किया कि लीगल नोटिस में भी इस शादी की बात को माना गया है, इसीलिए यह आरोप कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए गलत दिखाई देता है, क्योंकि शादी तो वास्तव में हो ही गई थी। शादी का झांसा जैसा कुछ भी इस केस में नहीं था। अतः इसमें चौधरी भजनलाल वाले केस का पहला ही तत्व मौजूद है कि एफआईआर से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इन दोनों की शादी हो गई थी और पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध होना कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर हम इस केस को क्वैश कर दे रहे हैं। हमने अपने व्यूअर्स के लिए क्वैशिंग की कसौटियों का यह संक्षिप्त रूप यहां दे दिया है। वे खुद अपने केस में जांच कर सकते हैं। पहली और चौथी परिस्थिति आपके केस में है तो क्वैशिंग बहुत आसानी से हो जाएगी, लेकिन दूसरी ओर यदि दूसरी और तीसरी परिस्थितियां हैं तो उसमें कुछ अड़चन हो सकती है और उसके लिए संभावित उपाय किए जाने आवश्यक हैं। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन
आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।